गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वाक्य में कुछ पद विकारी होते हैं और कुछ पद अविकारी होते हैं, यानी कुछ विकारी शब्द होते हैं और कुछ अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं वो पद जो संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया होते हैं। अब इनको विकारी क्यों कहा जाता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः बताते हैं। विकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिंग, काल, पुरुष इत्यादि के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, इसलिए उनको विकारी कहा जाता है। और अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, उनको क्यों कहा जाता है अविकारी? उनको अविकारी या अव्यय इसलिए कहा जाता है क्योंकि लिंग, काल, पुरुष किसी भी परिस्थिति में, वचन, उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनको अविकारी पद या शब्द या अव्यय कहते हैं। अब जैसे हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कुछ अविकारी पद यानी शब्द, जैसे अभी, धीरे धीरे, या प्रातः, या परंतु, और, इसलिए। ये जितने भी पद हैं, ये जितने भी शब्द हैं, ये किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। अब जैसे उदाहरण देकर हम आपको बताएं, हम ये कहते हैं कि जैसे प्रातः शब्द है, इसको लें और उदाहरण देकर आपको बताते हैं कि रीता प्रातः उठती है। अब ये प्रातः शब्द में रीता के साथ स्त्रीलिंग है आगे और वर्तमान काल है, लेकिन प्रातः शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम इसको भूतकाल में कर दें कि रीता प्रातः उठती थी, या भविष्य काल में कर दें कि रीता प्रातः उठेगी। अब प्रातः शब्द को लिखने में, प्रातः पद को लिखने में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, तो ये अव्यय है। इसी तरह से अगर पुल्लिंग के साथ भी प्रयोग किया गया, सुरेश प्रातः उठता है, यहां लिंग बदल गया यानी पुल्लिंग आ गया, लेकिन प्रातः उसी तरह से है, यानी उसमें किसी भी परिस्थिति में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, यानी परिवर्तन नहीं आया, तो इसलिए ये पद या शब्द ये अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। तो अब वाक्य में अगर कोई पद अव्यय है यानी अविकारी है, तो उसका परिचय भी हमको देना आवश्यक है। अगर उसमें रेखांकित है, वाक्य में रेखांकित किया गया है कि आप इसका पद परिचय बताइए, तो आपको उसका पद परिचय बताने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि आखिर ये कौन सा अविकारी शब्द है, कौन सा अव्यय है। तो अव्यय का भेद जानना आवश्यक है। तो अव्यय के भेद में आते हैं सबसे पहले नंबर पे क्रिया विशेषण, फिर आता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये सब अव्यय के भेद हैं। अब सबसे पहले हम आपसे क्रिया विशेषण की चर्चा करते हैं। अब बच्चों, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण वो शब्द कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः, ये सारे जो शब्द हैं जब वाक्य में ये प्रयुक्त होते हैं तो ये पद का रूप ले लेते हैं और फिर ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये शब्द प्रायः क्रिया की ही विशेषता बताते हैं। अब हमको जैसे आ गया, ये वाक्य के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। अब इसमें जो है धीरे धीरे जो पद है वो चलना क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि गाड़ी कैसे चल रही है, तो धीरे धीरे चल रही है, इसलिए वो चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। अब क्रिया विशेषण बताते समय जब हम पद परिचय बताते हैं तो ये तो हमने पहचान लिया कि ये क्रिया विशेषण है। अब ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, हमको ये भी बताना बहुत आवश्यक है कि ये जो पद है वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
फिर होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और फिर होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक तो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों इस तरह से ये क्रिया विशेषण के भेद हैं। अब कालवाचक क्रिया विशेषण में आमतौर पे कौन से शब्द आते हैं, कौन से पद आते हैं, जैसे कभी कभी, अभी, प्रातः, सायं, आजकल, ये सब काल का निर्धारण कर रहे हैं ना, प्रतिदिन। ये जो पद हैं ये वाक्य में जब आते हैं तो ये काल का निर्धारण कर रहे हैं। तो यहां पर जब ये वाक्य में प्रयोग होंगे तो यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब इसी तरह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, सरपट, अचानक, इस भली भांति, इस तरह के जब शब्द आते हैं, इस तरह के जो पद होते हैं वाक्य में, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह स्थान का निर्धारण करने वाले जैसे उधर, इधर, नीचे, इधर, बाहर, अंदर, भीतर, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो वाक्य में पद का रूप लेते हैं, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह से फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो मात्रा बताते हैं, थोड़ा, बहुत, कम, इस तरह का जो शब्दों का प्रयोग होता है, इस तरह जो वाक्य में आते हैं पद, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों हमको क्रिया विशेषण, अगर कोई वाक्य में जैसे हमको पद परिचय देना है और उसमें कोई शब्द यानी पद जो अंडरलाइन है यानी रेखांकित है और उसका पद परिचय देना है, तो हमको पहले तो ये पहचानना है कि ये कौन सा अव्यय है। और हमने पहचान लिया कि ये क्रिया विशेषण अव्यय है क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और जब वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो फिर हमको उसका भेद बताना होगा। तो पद परिचय बताते समय हमको क्रिया विशेषण का पद परिचय बताते समय सिर्फ इतना ही बताना है कि ये किस क्रिया की विशेषता, कौन सा क्रिया विशेषण है, एक क्रिया विशेषण है तो उसका भेद बताना है और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये बताना है। तो हमको क्रिया विशेषण पद परिचय बताते समय ये ध्यान रखना है। अब अव्यय और भी होते हैं, जैसे संबंध बोधक अव्यय है यानी संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक जब अव्यय है तो हमें ये बताना है वो किन लोगों के किसके किसके बीच संबंध बता रहा है, तो वहां पर संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे अब ये है कि विद्यालय के पास बगीचा है, अब के पास पे अंडरलाइन है, तो ये विद्यालय और बगीचे के बीच का संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होगा। इसी तरह आगे होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द यानी वो पद कहलाते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, तो इसे योजक भी कहते हैं। तो अगर उसमें अंडरलाइन है, जैसे और में अंडर, राम और श्याम, अब और में अंडरलाइन है तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है कि राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको योजक भी कह सकते हैं और इसको समुच्चय बोधक अव्यय भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमको इसका बताते समय नाम लिखना होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय, और फिर इसके अतिरिक्त हमको किसके किन किन शब्दों को वो जोड़ रहा है वाक्य में हमको ये बताना होगा। तो इस तरह से और शब्द का और पद का परिचय हो जाएगा। अब इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय उसे कहते हैं जिन पदों से विस्मय प्रकट हो, यानी विस्मय आश्चर्य की स्थिति आए, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो उसमें ये कई प्रकार के होते हैं। हर्ष का भी पता लगाते हैं ये, इससे हमें हर्ष बोधक भी होते हैं, विषाद बोधक यानी दुख बोधक भी होते हैं, घृणा बोधक भी हो सकते हैं, आश्चर्य बोधक भी हो सकते हैं। तो जिस तरह का जैसे है कि शब्द का प्रयोग हुआ है जिस तरह से, जैसे घृणा बोधक है, उसने कहा छी कितना गंदा है, अब छी का हमको लिखना है जैसे, तो इसमें हमें बता देना होगा कि घृणा बोधक है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, घृणा बोधक है, बस हमको इस तरह से बताना होगा। आश्चर्य बोधक है अरे, तो इसमें हमको बताना होगा कि ये आश्चर्य बोधक अव्यय है, और इस तरह से हमें बताना होगा। इसके अलावा अगर निपात वाक्य में जो है निपात है कोई शब्द, उसका पद परिचय देना है, तो हमको
उसके बारे में बताना होगा। अब निपात के भेद जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, निपात की कि निपात किसे कहते हैं ये जानना जरूरी। निपात भी एक भेद है, अव्यय का एक प्रकार है, अव्यय का एक तरह से। तो निपात जो अविकारी मतलब शब्द है निपात भी, तो उसमें हमको जो वाक्य में जोर देने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे राम के साथ श्याम भी बाजार जाएगा, अब ये भी में अगर अंडरलाइन है तो ये निपात है, तो इसमें हम निपात लिख देंगे। इस तरह से उसका पद परिचय हो जाएगा। तो बच्चों, हमने अभी आपको इस वीडियो में ये बताया कि क्रिया विशेषण क्या है और अविकारी शब्द यानी अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है और निपात क्या है, और इनका पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों को लिखना है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।